हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लाइट। तो टू द पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी देखने को मिलती है। स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर ऑप्शन में जनरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया होगा। और अगर किलोमीटर के टर्म्स में होगा तो मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 10⁶ इसको करना पड़ेगा। ये बेसिक सा कंसेप्ट है। तो अगर आपको समझना है लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट है ये। और ये वैक्यूम की स्पीड की मैं बात करूँ, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है, वही स्पीड हम पढ़ते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड किलोमीटर में आपको देखने को मिल रहा है। और अगर जनरल सेंस आपको इतना भी पता होना चाहिए, सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये होता है हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये डिस्टेंस होता कितना है, ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये 15 करोड़ के आसपास लिखा हुआ है, बट एग्जैक्टली जो है वो 14 करोड़ 95 लाख 87,000 ऐसे कुछ देखने को मिलता है। बट रफली हम 15 करोड़ किलोमीटर मान के चल सकते हैं। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस पॉइंट की वजह से। अगर लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचना है तो कितना टाइम लगता है लाइट को, क्योंकि स्पीड आपको मैंने बता दिया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो सन से अर्थ तक अगर आपको लाइट को आना है तो उसको 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लगता है, या फिर 499 सेकंड बोलो, कभी कभी 5 मिनट सेकंड भी आपको देखने को मिलता है ऑप्शंस में। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता लग गया। और दूसरा आपको पता लगा कि सन से अगर अर्थ तक लाइट को आना है तो कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लगता है। और इसी तरीके से अगर लाइट को अर्थ से मून, या फिर मून से अर्थ तक आना है, पहले आपको अर्थ से लेकर मून तक की जो रफ डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट वो 4 लाख किलोमीटर आता है। तो अर्थ से मून तक अगर लाइट को आना है, मून से अर्थ तक लाइट को आना है, तो 1.28 सेकंड, मून से जो लाइट आ रही है अर्थ तक 1.28 सेकंड, कहीं पर 1.29 सेकंड आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी ऑप्शन से देखने को मिलेगा वो आपने टिक कर लेना, ठीक है जी। तो मून से अर्थ तक कितना टाइम लग रहा है आपको पता लग गया। सन से अर्थ तक कितना टाइम लग रहा है वो भी आपको समझ आ गया। ये कहानी आपको समझ आएगी। उसके बाद और क्या पता होना चाहिए, लाइट की जो स्पीड होती है वो मीडियम के अकॉर्डिंग एयर में अलग होगी, वाटर में अलग होगी, किसी और मीडियम में अलग होगी। तो लाइट स्पीड स्पीड की जो लाइट है वो वैरी करती है मीडियम के हिसाब से। ये उस मीडियम में ज्यादा होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे वहां पर आपको और क्लियर होता जाएगा, ठीक है जी। चल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लाइट किस फॉर्म में होती है, अगर वेव की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती है। पहले आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हालांकि और भी आ जाते हैं, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रेज। तो लाइट भी किसका पार्ट है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक पार्ट है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका मतलब लाइट एक ट्रांसवर्स वेव भी होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, अगर लाइट इज ए डैश डैश कुछ भी हुआ, अगर ट्रांसवर्स वेव को तो उसको टिक कर देना, ठीक है जी। अब लाइट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स बोल देंगे। ये पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन जिसने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करा था, नाम क्या था, रोइमर। आपको नाम याद रख लिया 1676, और कहीं पर 1678 का भी मेंशन आपको देखने को मिलता है। बट नाम याद रखना, रोमर आपको नाम याद रख लेना है, पहले पर्सन जिन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को जो मेजर करा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने और कवर कर लिए। हम आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, लाइट किस फॉर्म में है, वेव की फॉर्म में। तो कौन सी लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर ट्रांसवर्स वेव है, आपको मैंने समझा दिया। न्यूटन का मानना था कि जो लाइट जो है वो स्पेस में जो ट्रैवल करती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिनको हम कार्पुसेल्स कहते हैं। मतलब ये कहते थे लाइट वेव की फॉर्म में नहीं है, जैसे पार्टिकल्स है ना, ये लाइट ऐसे ऐसे पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है और स्ट्राइक करके वापस पार्टिकल्स की फॉर्म में ही जा रही है। मतलब लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, जिसको हम कार्पुसेल्स कहते हैं, समझ गए हो। तो यानी कि एक एक पर्सनैलिटी की बात करें वो बोलते हैं वेव की फॉर्म में, और एक कुछ पर्सनैलिटीज बोलते हैं कि वो किस फॉर्म में, पार्टिकल्स की फॉर्म में। हालांकि जो विजिबल लाइट है, जो लाइट हम देख पा, विजिबल लाइट जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 4 × 10⁻⁷ से लेकर 8 × 10⁻⁷ मीटर तक आपको देखने को मिलती है। ये रेंज होती है विजिबल लाइट की वेवलेंथ की, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब लाइट किसी ऐसे मेटल से सीजियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इस पर फॉल करती है, स्ट्राइक करती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो पूरा प्रोसेस है कि लाइट स्ट्राइक कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने एक्सप्लेन करा था, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करा था। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, आपको याद करते जाना है या फिर समझते जाना है, इनको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। प्लैंक की मानेंगे तो लाइट जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती थी या फिर एनर्जी की फॉर्म, इसको फोटॉन्स कहते हैं, उस फॉर्म में लाइट रहती है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का, फिजिसिस्ट का क्या मानना होता है वो आपसे मैं शेयर करता जा रहा हूँ। देखो, कार्पसल थ्योरी जो कि न्यूटन के द्वारा दी गई, यहाँ पर क्या कहा गया, लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है, जो आपको मैंने कार्पसल्स बताया था ना ये वाला, ये सबसे पहला पॉइंट, लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल कर कार्पसल्स कहते हैं। ये कार्पसल थ्योरी जो हमारे पास है वो किसके द्वारा दी गई थी, न्यूटन के द्वारा दी गई थी। वेव थ्योरी, जब वो कहा ना कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, ये थ्योरी हाइजन के द्वारा दी गई थी। किसने क्या थ्योरी दी थी आपको ये भी पता होना चाहिए। क्वांटम थ्योरी प्लैंक और आइंस्टाइन की है, जिसमें बताते हैं कि लाइट फोटॉन्स के फॉर्मेट में होती है, आपको मैंने वो भी बताया, एनर्जी वाली फॉर्म आपको बताया। मॉडर्न व्यू क्या है, ये है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, मतलब लाइट का ड्यूल नेचर है। ये ड्यूल नेचर मतलब लाइट वेव्स की फॉर्म में भी होती है, पार्टिकल्स की फॉर्म में भी, तो लाइट के दोनों फॉर्म में, वेव फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, पार्टिकल्स फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, ठीक है जी। ये पार्टिकल है और ये वेव, ये मेरे पास एक पार्टिकल आ गया, एक सेकंड रुक गया, ये पार्टिकल है और वेव के फॉर्मेट में भी हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, मॉडर्न व्यू के लाइट का ड्यूल नेचर होता है। ये किसने बताया था, डी ब्रॉगली का कंसेप्ट, बहुत डी ब्रॉगली का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। हालांकि इसके पीछे कहानी डेप्थ वाली, इसमें आइंस्टाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, बट वो कहानी भी मैं समझाने जा रहा, क्योंकि टू द पॉइंट हम कवर कर रहे हैं, ठीक है जी। ये बेसिक पॉइंट आपको कवर हो गए। अब उसके बाद और क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब कुछ पैरेलल रेज आते हैं तो उसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट, हम बोलेंगे क्या बीम ऑफ लाइट है, ठीक है जी। हाँ ठीक है, अब जो हमारे पास ये लाइट होती है ना, फिर बीम ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं, तीन तरह की हो सकती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर पैरेलल। कन्वर्जेंट के जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट की रेज है, एक जगह पर आके क्या कर रही है, मिल रही है, मीट करें किसी पॉइंट में, एक जगह पे आके कन्वर्ज हो रही है। ये जैसे ये लाइट है, ये एक जगह पे आके मिल रही है ना, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। अगर इसी तरीके से अगर लाइट जो बिखर रही है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ कन्वर्ज होने की जगह फैल रही है, हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट बीम में डाइवर्जेंट रेज है। पैरेलल क्या होगा, ना ही वो मीट कर रही है ना ही दूर, ऐसे एक दूसरे के पैरेलल चलते जा रही हैं, इसको हम पैरेलल बोल देंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट या पैरेलल रेज हम बोल देंगे। तो कन्वर्जेंट क्या होता है, जब एक जगह के मिलते हैं। डाइवर्जेंट क्या होता है, जब वो मतलब फैल रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं इस तरह से। मिरर किसको बोलते हैं, वो सरफेस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हमारे घर में जिस मिरर जिसे हम अपने आप को देखते हैं सामने, वो मिरर क्या है, अगर उसके पीछे की सरफेस पॉलिश्ड ही नहीं होगी तो हम अपने आप को देख ही नहीं पाएंगे, तो वो मिरर नहीं बोलेंगे हम उस टाइम पे उसको, ठीक है जी। तो वो सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, सो तभी तो हम देख पाते हैं अपने आप को ना मिरर में, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वहां से, अगर सरफेस पॉलिश नहीं होगी तो लाइट पास कर जाएगी, जब लाइट पास कर जाएगी हम अपने आप को देख नहीं पाएंगे। लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए पीछे शेडिंग होना जरूरी है, तभी मिरर के पीछे शेडिंग आपको देखने को मिलती है। प्लेन मिरर और दो स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं। प्लेन मिरर से अपने आपको देखने, प्लेन मिरर आपको देखने को मिल रहा है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो हम क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर स्फेरिकल टाइप की है, हम बोल देंगे स्फेरिकल मिरर। इतना कंसेप्ट आपको समझ आ गया। स्फेरिकल मिरर भी आगे दो तरीके के होते हैं, एक कनकेव मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव मिरर जो होता है इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, यानी कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे जो लाइट रेज हैं वो क्या कर रहे हैं, एक जगह पे आके मिलती हैं, इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग भी बोलते हैं। और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्ज क्यों बोलते हैं, यहाँ पे लाइट मिलती नहीं है, यहाँ पे लाइट की रेज जो है वो फैल जाती है, ठीक है जी। तो इसलिए हम कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और कन्वेक्स से जो बनती है वर्चुअल इरेक्ट बनती है। बट इस पॉइंट को थोड़ा सा वीडियो के आगे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। फिलहाल इस स्लाइड में से इतना याद रखो कि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है और कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको बताया भी, मैंने आगे और क्लियर कराऊंगा। बट अब खाली आपको मेन मेन पॉइंट सबको कवर करवाते जाऊँ, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब जो हमारे पास प्लेन मिरर है, जैसे हम अपने आपको देखते भी हैं, प्लेन मिरर की बात करूंगा, इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है ये भी समझ लीजिए, प्रॉपर्टीज क्या है, कैसी इमेज बनेगी, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले समझिए, जो भी इमेज बनेगी हमारे पास प्लेन मिरर से, वो हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। अभी रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये आपको समझ आता जाएगा, बट फिलहाल ये पॉइंट वाइज याद करते जाओ कि प्लेन मिरर से जब भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। और ये वर्चुअल का थोड़ा मतलब भी समझाया, हम आगे और क्लियर करेंगे। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो डायरेक्ट बनती है। देखो, वर्चुअल का अगर डिफरेंशिएट करें तो वर्चुअल वर्सेस रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज हम समझते हैं। तो इमेज रियल नहीं बनती, इमेज वर्चुअल बनती है, ये आपको समझ आ रहा है। दूसरा,
इमेज एरेक्ट होती है। एरेक्ट का अपोजिट वर्सेस किसके साथ करते हैं, डिफरेंशिएट किससे करते हैं, इन्वर्टेड के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इमेज हमेशा कैसी बनती है, एरेक्ट सीधी बनती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने रेड लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप इसको मिरर में देखोगे, ये ऊपर का जो बॉक्स है ना रेक्टेंगल वाले, ऊपर ही देखने को मिलेगा। उल्टा जैसे आप अपने आप को देखोगे पर सर ऊपर है, तो आपको मिरर में भी सर ऊपर ही दिखेगा, सर नीचे की तरफ नहीं आ जाएगा। ये होता है एरेक्ट। इन्वर्ट का मतलब अपसाइड डाउन, इन्वर्ट का मतलब उल्टा बन जाएगा, ठीक है जी। ऊपर का पोर्शन नीचे आ जाएगा। जब आप मिरर में अपने आप को देखते हो ऐसा तो होता नहीं है ना, तो वो इमेज कैसी बन रही है, एरेक्ट बन रही है और वर्चुअल बन रही है। इमेज जो बनती है प्लेन मिरर में, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसी साइज की इमेज बनती है। प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हो, जितना चेहरा उतना ही दिखेगा ना। कुछ मिरर ऐसे होते हैं जब आपको चेहरा मोटा दिख जाएगा, टेढ़ा दिख जाएगा, है ना, तो वो सेम साइज का देखने को नहीं मिलता। बट प्लेन मिरर में सेम साइज, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की इमेज आपको देखने को मिलती है। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से, वो उतने ही डिस्टेंस पे होती है मिरर से दूर जितना ऑब्जेक्ट फ्रंट। जैसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मान के चलो, देखो ये मिरर है मेरे पास, प्लेन मिरर, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, ये कुछ डिस्टेंस में है ऑब्जेक्ट। तो जब हम मिरर में देखोगे तो मिरर में आपको लगेगा कि हाँ, जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट से कोई दूरी पर देखने को मिल रहा है। जितना डिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा उतना ही डिस्टेंस आपको देखने को मिल सके, हाँ वहां पर मिरर के अंदर भी इमेज उतने ही डिस्टेंस पे बन रही है। ये प्रॉपर्टीज की बताई गई है। दूसरा, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो लिटरली इन्वर्टेड बनती है। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड है वो राइट में चला जाता है, राइट साइड लेफ्ट में चला जाता है। जैसे देखो यहाँ पे आर कहाँ पे, लेफ्ट साइड में है ना। बट इस इमेज में आर कहाँ चल गया, राइट साइड में चला गया है। यहाँ पे डी राइट साइड में, बट यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ गया। तो लेफ्ट पोर्शन राइट और राइट पोर्शन लेफ्ट बन जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की। रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं ना कि वो मिरर इमेजेस के क्वेश्चन बनते हैं, वहां पर अब ये लिटरली इन्वर्टेड वाले कंसेप्ट को ही यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते हो। ये प्रॉपर्टी रहती है प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई। अभी मैंने एरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब आपको समझाया था, और एरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनती है प्लेन मिरर में, बट वर्चुअल का मतलब नहीं समझाया था। अब ये वर्चुअल इमेज क्या बनती है वो भी समझ लीजिए। देखिए जी, एक सेकंड रुकिएगा, चलिए। यहाँ पे कहा गया है, देखिए रियल इमेज का मतलब क्या है, द इमेज विच कैन बी फॉर्म। जो इमेज जो स्क्रीन में बन जाती है उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पे नहीं बनती है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। अगर आपको समझाने के मतलब से कोशिश करूंगा कि अगर एक्सपीरियंस कर पाओ रियल लाइफ वाला, जब आप प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हो तो आपको मैंने कहा ना कि जैसे आप डिस्टेंस में हो यहाँ पर, तो खुद भी डिस्टेंस पे देखने को, मिरर में उतने डिस्टेंस पे देखने को मिलते हो। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि जो मेरी इमेज है वो मिरर के बिल्कुल ऊपर आ रही है, आपको लगेगा मिरर के अंदर कहीं जाके आ रही है ना। जितना आप दूर होते जाओगे उतने आपको लगेगा इमेज और अंदर जाती जा रही है मिरर के, आपको थोड़ा सा फील देखने को मिलेगा। मतलब स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं बन रही, तो वो मेरे पास क्या है, वर्चुअल इमेज बन रही है। बट रियल इमेज कौन सी होती है, जैसे सेम स्क्रीन है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ स्क्रीन के अंदर जाके कुछ हो रहा है, आपको लगेगा स्क्रीन के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। तो वो हमारे पास जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज बन रही है। ऐसे टेक्निकल व्यू में देखा जाए तो रियल इमेज वो होती है, रियल इमेज तब बनती है जब हमारे पास जो रेज होते हैं लाइट की वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन को मीट करती हैं। जैसे ऑब्जेक्ट है, ये लाइट स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअली किसी पॉइंट पे रेज मीट करती हैं, तो वो इमेज बन रही है। हम इसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। जिसके एग्जांपल आपको मैंने सिनेमा स्क्रीन बताया। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या होता है, ये रेज एक्चुअली मीट करती ही नहीं है, बट आगे चली जाती है। हम मानते हैं कि हाँ आगे किसी पॉइंट में जाके मिल जाएंगे तो वहां पर इमेज बन सकती है, वो कभी मिलती नहीं है, बट हम मानते हैं कि हाँ आगे की दूर पे जाके वो मिल सकती है, वो हमारे पास वर्चुअल इमेज हो जाता है। रियल इमेज स्क्रीन में बनती है बट वर्चुअल इमेज स्क्रीन में नहीं बनती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड उल्टी बनती है, और यहाँ पे डबल स्क्रीन डबल लेंस का कमाल होता है कि आपको सब कुछ सीधा देखने को मिलता है। बट ऐसे देखा जाए तो रियल इमेज अगर सिंगल मिरर वगैरह यूज करोगे तो रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, बट वर्चुअल इमेज हमेशा एरेक्ट बनती है। इसीलिए प्लेन मिरर में कौन सी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, और हमको वो कैसे दिख रही है, सीधी दिख रही है। समझ गए हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा एरेक्ट आपको देखने को मिलती है। तो रियल इमेज वर्चुअल इमेज आपको समझ आ गया, एरेक्ट क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है, वो भी आपको समझ आ गया। अब प्लेन मिरर से यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखो अगर एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो जो इमेज बनेगी वो भी एक ही आपको देखने को मिलती है मिरर में। लेकिन मान जैसे यहाँ पे दो आपने प्लेन मिरर यूज कर लिए हैं, दो प्लेन मिरर या फिर आप दो प्लेन मिरर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बना सकते हो। डिपेंड करता है आप इन मिरर को कितने एंगल पे रख रहे हो। जैसे ये जो एंगल बन रहा है एक मिरर और दूसरे मिरर के बीच में ये एंगल कितना बन रहा है, इस एंगल के अकॉर्डिंग आप जितनी इमेजेस चाहो उतनी इमेजेस बना सकते हो।
इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास आता है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस को हम एन से डिनोट कर रहे हैं, आप उसको इस फॉर्मूला से डिनोट कर, देखो 360 अपॉन थीटा, जब भी इसको कैलकुलेट करोगे, अगर हमारे पास इवन नंबर आएगा तो हमें कैलकुलेट कैसे करना है नंबर ऑफ इमेजेस, जो भी आपका आंसर आया ना, इवन नंबर जो भी आपका आएगा उसमें से एक माइनस कर देना, आपको नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएंगे। कंडीशन कब है, एग्जांपल लेके बताऊंगा, जब हमारे पास इवन नंबर आता है। फॉर एग्जांपल आपने इन दोनों मिरर्स को कितने डिग्री पे रख दिया, 60 डिग्री पे रखा। 60 डिग्री रखने का मतलब क्या, जो थीटा की वैल्यू 60 हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 360 अपॉन 60, कटने पे बस 6 आंसर आ गया। यानी कि मेरे पास कितना कैसा नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो जब भी इवन नंबर आएगा तो कितनी इमेजेस बनती हैं, जो भी आपके पास आंसर आया ना उसमें से 1 माइनस कर दो। इसका मतलब अगर आप दो मिरर को 60 डिग्री पे रखोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 5 बन जाएंगी। ये कंसेप्ट समझ आया। एक और एग्जांपल, अगर आप मेरे को 90 डिग्री पे रखते हो, अगर दोनों मिरर को 90 डिग्री में रख रहे हो तो 360 अपॉन 90 जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर 4 आ रहा है, यानी कि फिर से इवन नंबर आ रहा है ना। तो अब इवन नंबर के केस में 1 माइनस करना पड़ता है, तो 4 में से 1 माइनस करो, 3 आंसर आ जाएगा। और इस मिरर की भी जब आप बात करोगे, आपने मिरर को 90 डिग्री पे रखा हुआ है, तो देखो कितनी इमेजेस बन रही है, 1 2 3 इमेजेस बन रही हैं। ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इन केस अगर 360 अपॉन थीटा जब आप सॉल्व करते हो, आपके पास वो नंबर एक ऑड नंबर आता है। 360 अपॉन थीटा को जब आप कैलकुलेट करते हो, अगर नंबर ऑड आता है तो जो आंसर आएगा उतनी ही इमेजेस बनेगी। फॉर एग्जांपल आपने इनको कितने डिग्री पे कर दिया, 72 डिग्री पे सेट किया दोनों मिरर्स को। 360 अपॉन 72 जब आप सॉल्व करोगे तो 5 आंसर आ रहा है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के केस में उतनी ही इमेजेस बनती है, इसका मतलब 5 ही इमेजेस बनेगी। बट ये अगर इवन नंबर आया होता तो मुझे एक माइनस करना पड़ता। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट करें प्लेन मिरर के केस में, वो भी आपको यहाँ पर समझ आ गया है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि कनकेव मिरर की बात करेंगे, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है। सबसे पहली बात है स्फेरिकल मिरर है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब कनकेव मिरर की बात करें, कनकेव मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर वो मिरर होता है, जैसे ये मिरर मेरे पास है, देखो ये पूरा स्फेरिकल टाइप का, ठीक है। इसका मैं आधा पोर्शन ले रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, बाकी पोर्शन हटा दे रहा हूँ, ये वाला, समझ लो। तो इसलिए मैं हाफ शेप लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसका आधा पोर्शन ले कनकेव मिरर का, अगर ऐसा हो रहा है कि जब लाइट की रेज आ रही हैं, पीछे से पॉलिश है पूरा, ठीक है, ये पीछे का पोर्शन पोर्शन पॉलिश है, मतलब लाइट की रेज क्रॉस नहीं कर पाएंगी। जब लाइट की रेज आ रही है, स्ट्राइक करके यहाँ पे आ रही है, ये लाइट की रेज आ रही है, स्ट्राइक करके यहाँ पे जा रही है, मतलब अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वापस आ रही है, वो इनसाइड है, अंदर की तरफ है, हम इसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। समझ गए हो। कनकेव मिरर कब हो गया, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, देखो CONCAVE, दो बार सी आपको देखने को मिल रहा है कनकेव में। तो सी आप कैसे लिखते हो, सी आप इसी तरीके से लिखते हो ना, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है। तो याद रखना, जब आप सी लिखोगे मतलब दो बार सी कहाँ पे आ रहा है, कनकेव में आ रहा है, तो कनकेव मिरर ऐसा होता है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आप ऐसे कर लो, ये इसमें सेम मिरर ले लो, बट इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो जाएगी। यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, जो पॉलिश सरफेस है ऐसी, ये आप भी जाओ यहाँ पे ना, ये लो, ऐसे मैंने अंदर की तरफ कर लिया, लाइट की रेज यहाँ पर आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये मेरे पास कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो कन्वेक्स मिरर क्या करता है, देखो यहाँ पे लाइट की रेज को डाइवर्ज कर रहा है, लाइट की रेज को डाइवर्ज करा रहा है, यानी कि थोड़ा फैलाने की कोशिश कर रहा है ना, इस डिस्टेंस में ला रहा है इनको। बट कनकेव मिरर क्या कर रहा है, लाइट की रेज को क्या कर रहा है, वो ये सॉरी, ये ना यहाँ से यहाँ पे आ रही है, यहाँ से यहाँ पर आ रही है, एक पॉइंट में मिलाने की कोशिश कर रहा है, वो कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग बोल रहे हैं, कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर बोल रहे हैं। कनकेव मिरर के यूजेस क्या है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। मेकअप के लिए आप जो यूज करते हो, क्या यूज करते हो, कनकेव मिरर यूज कर रहे हो। आप जो टॉर्चेस में रिफ्लेक्टर होता है, जैसे टॉर्च आपने यूज कर रही है, यहाँ पर क्या है, कनकेव मिरर यूज कर रहे हो। कार की हेडलाइट है, कौन सा मिरर यूज कर रहे हो, कनकेव मिरर यूज कर रहे हो। जैसे सर्च लाइट होती है, आपको कुछ सर्च करना है, कनकेव मिरर यूज करोगे। डेंटिस्ट यूज कर रहे हैं, वो कौन सा यूज कर रहे हैं, कनकेव मिरर यूज कर रहे हैं। सोलर अप्लायंसेस में जो भी आप यूज कर रहे हो, कनकेव मिरर, क्यों, सोलर अप्लायंसेस में आप क्या चाहते हो कि सन के जितने भी रेज है लाइट की, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके फोकस करें, सो दैट वो हीटअप हो सके। आप लाइट को एक जगह फोकस करवाना चाहते हो, तो फोकस करवाना तो कन्वर्जिंग मिरर लेना पड़ेगा ना, आप कनकेव मिरर लेते हो। सर्च लाइट है, आप क्या चाहते हो कि लाइट हर जगह फैले, पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करे, ये तो होता है टॉर्च में वाला काम है ना, तो वो कौन सा हो जाएगा, कनकेव मिरर हमारे पास हो जाएगा। डॉक्टर भी एक ही जगह पे फोकस करना चाहते हैं, कनकेव मिरर यूज कर लेंगे।
ये सारे हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर आपको देखने को मिल रहे हैं। हेडलाइट में चलते कार की हेडलाइट की जो लाइट है, अगर ये रास्ता है तो इस रास्ते में पूरी तरीके से कन्वर्ज करे, इस तरह से लाइट पड़े इस तरीके से, तो हेडलाइट में क्या यूज कर रहे हो, कनकेव मिरर आप यूज कर रहे हो। ये कोई कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब हम कन्वेक्स मिरर के भी थोड़े यूजेस देख लेते हैं। कन्वेक्स मिरर को आप कब यूज करते हो, रियर व्यू, जब आपको गाड़ी में रियर व्यू आपका जो है पीछे की तरफ देखना है, आप कौन सा मिरर यूज करोगे वहां पे, कन्वेक्स मिरर। आपको वाइडर व्यू चाहिए ना, जितना कम से कम मिरर में छोटा सा स्पेस है ना, आप जो तो छोटे से स्पेस में मुझे मैक्सिमम पोर्शन पीछे का दिखे, लाइट कन्वर्ज करने की जगह डाइवर्ज करे, सो मुझे मैक्सिमम एरिया देखने को मिले, तो रियर व्यू में आप कौन सा यूज करोगे, आप तो वहां पे कन्वेक्स ही यूज करोगे ना। अगर मैं कनकेव यूज कर लिया, तो कनकेव यूज करे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कनकेव यूज करने से एरिया कम दिखेगा आपको, तो कन्वेक्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सिक्योरिटी मिरर्स हमारे पास, जैसे मॉल में आप जब सिक्योरिटी मिरर लगा हुआ है, छोटा सा मिरर है लेकिन पूरा एरिया कवर कर रहा है, लाइट की रेज डाइवर्ज हो रही है, आप कौन सा यूज करोगे, कन्वेक्स मिरर यूज करोगे। ट्रैफिक मिरर्स, आपको कहीं पे जैसे कोई क्रॉसिंग वगैरह कुछ ऐसा पॉइंट है जो जैसे आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे ये मिरर लगाएगा, वाइडर व्यू आपको दे देगा। तो वाइडर व्यू का मतलब क्या है, वाइडर एरिया आपको दिखना चाहिए, तो आप कौन सा यूज करोगे, कन्वेक्स मिरर यूज करोगे। आर्किटेक्ट यूज करते हैं डिजाइनिंग में, आज के टाइम में मैक्सिमम लाइट का पॉइंट दिखे, मैक्सिमम व्यू दिखे घर के अंदर, आप कौन सा यूज कर लेते हो, कन्वेक्स मिरर यूज कर लेते हो। ये कुछ एप्लीकेशन है कनकेव मिरर के, कन्वेक्स मिरर के, जैसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर कई बार एग्जाम में हालांकि बने वो पता होना चाहिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो जिनकी अपनी लाइट होती है। सन हमारे पास क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सन हो गया, स्टार हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल वगैरह होगी। नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, जैसे मून है, मून की अपनी लाइट तो है ही नहीं, तो मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। ये मेरा पेन क्या है, ये जैसे स्टाइलस यूज कर रहा हूँ मैं, क्या है ये मेरे पास नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा ना। तो ये ल्यूमिनस का होता है, नॉन ल्यूमिनस आपको समझ आ गया। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जो लाइट को अपने से पास होने दें, सो दैट आप इजीली देख सको। ट्रांसलूसेंट तो पास तो होने देते हैं लेकिन पार्शियली, ओपेक में पास ही नहीं हो पाता कुछ भी, तो आप कुछ देख ही नहीं पाते दूसरी तरफ। तो ये कुछ बेसिक्स थे, आपको पता होने चाहिए। हम बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, लाइट की रे आई, इसने आके स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ऐसे दोबारा रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस बैक कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर ये मिरर पॉलिश ना हो तो लाइट में पास कर जाती है ना, बट ये पॉलिश है तो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, लाइट बाउंस कर रही है वापस बैक की तरफ, पीछे की तरफ बाउंस कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसमें देखो होता क्या है, एक जो लाइट हमारी मिरर को स्ट्राइक करे उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जहां से ये वापस जा रही है इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये कुछ वही सब कुछ बताया हुआ है। अभी जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रिफ्लेक्टेड रे थी और नॉर्मल था, इसके बीच का जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन करो, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब एक होते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी, जो स्मूथ सरफेस से आपको देखो जितने एंगल पे आ रहा है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, कि जितना इंसिडेंस का एंगल होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है एग्जैक्टली, हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ये कब होता है, जब आपको जो फेस सरफेस है वो रेगुलर, उसमें किसी भी तरह की कोई मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो, है ना, ये आपको डिस्टॉर्टेड इमेज वगैरह ना बनती हो, बिल्कुल स्मूथ हो, कोर्स वगैरह सरफेस आपको ना देखने को मिले, तो हम क्या बोलते हैं, रेगुलर सरफेस तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इरेगुलर में क्या होता है, रफ सरफेस है, तो क्या हो जाएगा, उतनी एंगल में नहीं जा रही, कोई लाइट कहीं जा रही, कोई लाइट कहीं जा रही है, इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद जो मैक्सिमम आज के टाइम में रिफ्लेक्शन होती है वो इरेगुलर ही होती है, क्योंकि कोई भी सरफेस आपको देखने में चाहे वो लेके के स्मूथ है, बट जब आप उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखोगे आपको वहां पे रफ सरफेस जरूर देखने को मिलेगा, तो मैक्सिमम जो रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलती है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही होती है। जैसे रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बोलता है सभी एंगल जो सभी सब कुछ एक ही प्लेन में लाई करते हैं, वो लॉ जो है रिफ्लेक्शन का भी, रिफ्लेक्शन का भी है। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या है, यहाँ पर लाइट बेंड कर जाती है। बेंड क्यों कर रही है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास वाटर बकेट है या कंटेनर जिसमें पानी भरा हुआ है, और ये बाहर की सरफेस है, एयर है। एयर एक अलग मीडियम है, वाटर एक अलग मीडियम है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो या तो वो बेंड हो जाती है या वो दूर भाग जाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या कर रही है, मीडियम चेंज कर रही है, ठीक है। तो देखो, अब इसके भी दो रूल होते हैं। अगर हमारे पास क्या है, मान के चलो, देखो जी, मान के चलो ये मेरे पास देखो वाटर है ना, ये वाटर, तो वाटर क्या डेंसर है, और हवा है एयर, ये लाइटर है, मतलब इसको रेयर बोल दूंगा। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, लाइट की स्पीड थी, लाइट को ऐसे जाना था लेकिन बेंड होगी, क्यों,
क्योंकि वाटर में स्पीड, डेंसर मीडियम में स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर से जब भी डेंसर में जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। लेकिन अपोजिट केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे डेंसर होता यहाँ पे रेयर होता, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, क्योंकि पहले वो फुल स्पीड कम स्पीड में आ रही थी, अब हल्का मटेरियल मिला, वो तेजी से भागेगी तो दूर भाग जाएगी। ये दो रूल्स भी आपको पता होना चाहिए कि जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट नॉर्मल से दूर भागेगी, बट रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ भागेगी। वही बताने की मैं पे कोशिश आपको कर रहा हूँ। यहाँ पर भी वही है, जो लाइट की रे स्ट्राइक कर रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्रैक्ट हो रही है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। समझियो, यहाँ पे भी नॉर्मल बन जाता है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एंगल है इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाला, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब भी रेशियो निकलोगे कांस्टेंट मिलेगा, और इस कांस्टेंट को नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम और कवर कर लेंगे। उससे पहले एक फिनोमेना और है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या कहते हैं, जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से बनी होती है। जब व्हाइट लाइट अपने सभी कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसकी बेहतरीन एग्जांपल है रेनबो। जैसे प्रिज्म से समझो, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म में क्या होता है, व्हाइट लाइट है, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास कर रही है तो डिफरेंट 7 कलर्स में बन जाती है, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर आपको देखने को मिलते हैं। विब्ड ग्लोर का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या है, अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की है। लेकिन जब आप नीचे की तरफ आते जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से एक बात आपको समझते, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अपोजिट चलते हैं, क्योंकि जब आप ऊपर बढ़ रहे हो तो वेवलेंथ बढ़ रही है, ऊपर बढ़ रहे हो तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी, रेड की हो जाएगी। तो वेवलेंथ मतलब वेव की लेंथ कितनी है, वेवलेंथ ज्यादा ट्रेवल कर पा रही है। इसलिए जो भी डेंजर वाले सिग्नल होते हैं, एम्बुलेंस होता है, कुछ को दूर तक दिखाना हो किसी को, ट्रैफिक लाइट में गाड़ियों को रोकना रेड कलर क्यों है, क्योंकि दूर से दिख जाना चाहिए, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, इस रेड कलर को वहां पे यूज वगैरह करते हैं। ठीक है जी, खतरे का निशान, डेंजर का मार्क रेड कलर का, दूर से आपको दिख जाएगा, वेवलेंथ ज्यादा, आपको दूर से आसानी से पढ़ सकते हो कि यहाँ समझ तुम्हारे पे खतरा है, वहां पे नहीं जाना है। तो इस तरह से रेड कलर को यूज करा जाता है। जो प्रिज्म काम कर रहा था ना, कि व्हाइट लाइट को 7 कलर में बांटने का काम कर रहा था, और 7 कलर का जो बैंड बनता है इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यही जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, व्हाइट लाइट 7 कलर में बन जाती है। और इसकी एक नेचुरल एग्जांपल हमारे पास रेनबो है। रेनबो में क्या था, सन की जो लाइट है वो लाइट व्हाइट लाइट की तरह काम कर रही है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना हवा में, वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं, जो लाइट इन ड्रॉपलेट से क्रॉस करती है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको देखने को मिलते हैं। वही तो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो रेनबो किसकी एग्जांपल है, रेनबो फॉर्मेशन डिस्पर्जन ऑफ लाइट की एग्जांपल आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके सामने है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसको बोलते हैं। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कराऊंगा। बस 1 मिनट दे दीजिए। मैं आपको बता रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखिए जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वो सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा तो ये आपको बता दे कितना लाइट बेंड करती है। जब लाइट एक मीडियम से, जब लाइट, कहाँ चला गया, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वो कितना बेंड करती है, ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लग जाता है। जिसका फॉर्मूला है n इक्वल टू सी अपॉन वी। सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, हवा या फिर वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है, डिवाइडेड बाय जिस भी मटेरियल में लाइट जा रही है, दूसरा मटेरियल कौन सा है, उसमें लाइट की स्पीड कितनी है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट सेकंड मीडियम आप बोल सकते हो। जब आप रेशियो कैलकुलेट करते हो, उसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब है कि लाइट जो है उसकी स्पीड स्लो है। अगर लाइट की स्पीड स्लो है, जैसे वही आ गया ना कि जैसे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसका मतलब लाइट ट्रैवल कर रही है स्लो। आपको मैंने एक डायग्राम बना के बताया था इस तरह से ना, जैसे एक ये बताया था इस तरह से, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है। बेंड करने का मतलब क्या है, ये कहाँ पे जा रही है, ये पहले रेयर मीडियम था, अब डेंसर मीडियम में जा रही है। डेंसर मीडियम का मतलब क्या है कि यहाँ पे लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में पार्टिकल ज्यादा होंगे, पार्टिकल ज्यादा होंगे तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो लाइट की स्पीड अगर कम है
तो लाइट बेंड हो जाएगी। अगर थोड़ी ज्यादा होती तो कम बेंड होती है ना, जितनी ज्यादा डेंस होगी उतनी ज्यादा बेंड होती जाएगी लाइट। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि बेंडिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम बेंडिंग। अगर लाइट के टर्म्स में समझोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लाइट की स्पीड, मतलब लाइट जो है स्लो ट्रेवल कर रही है, समझ को। और बेंडिंग के हिसाब से देखा जाए, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही ज्यादा बेंडिंग आपको देखने को मिलेगी। सिंपल लैंग्वेज में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसे समझ सकते हो। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003, एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं। वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, ग्लास का 1.5 से 1.7, डायमंड का क्या है 2.42 आपको देखने को मिलता है डायमंड का। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए डायमंड में बेंडिंग ज्यादा होती है। लाइट चाहे स्पीड की 100 कम हो जाएगी, लेकिन जो बेंडिंग है वो ज्यादा होगी। इसका मतलब तभी तो डायमंड आपको 10 पार करते हुए दिखते हैं। हालांकि उसके पीछे का फिनोमेना दूसरा भी है, बट इतना आपको समझना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब क्या है कि बेंडिंग भी यहाँ पे ज्यादा होगी। जिस तरह से आपने डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा, उसी तरीके से स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होता है। स्कैटरिंग लाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में जैसे टेनी पार्टिकल टकरा के स्कैटर होती रहती है ना, इसमें डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्लू कलर होता है स्काई का, वो किसकी वजह से होता है। हालांकि होता तो नहीं है, बट आपको दिखता है ना ब्लू कलर का, वो किस वजह से दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। जब सन की बात, सनसेट हो रहा है, सनराइज की बात करें कि मॉर्निंग इवनिंग की बात करूंगा, आपको सन रेड कलर का देखने को मिलता है, वो भी किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। इसी तरीके से जो स्टार्स हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, वो किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। एडवांस सनराइज या फिर एडवांस सनसेट किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। एक वाटर ग्लास है, उसमें पेंसिल आप डालोगे तो आपको लगे कि पेंसिल टूट चुकी है, आपको अलग ही दिख, जो पोजीशन पेंसिल की आपको वहां पर नहीं दिखती, आपको दूसरी तरफ दिखती है। ऐसा भी क्यों होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। या फिर आप कॉइन रख लो, आपको अलग पोजीशन में देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब बेंड हो जाएगी ना, लेकिन जब क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, 90 डिग्री एंगल आ जाएगा, तो लाइट क्या करती है, दूसरे मीडियम में जाने के बजाय अपने ही मीडियम में घूमती रहेगी, अपने ही मीडियम में घूमती रहेगी। तो मतलब लाइट अपने ही चक्कर में घूमती रहेगी। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड स्पार्कल करते हैं, उनके पीछे का मेन कहानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। रेड, रेड, येलो और ब्लू, ये हमारे पास प्राइमरी कलर होते हैं। इन प्राइमरी कलर्स के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलते हैं, सेकेंडरी कलर्स मिलते हैं। जैसे अब रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन बनाओ, रेड और ब्लू कलर को कंबाइन कर दोगे, आपको ये पर्पल कलर देखने को मिल जाएगा। आप ब्लू कलर और येलो कलर को कंबाइन करोगे तो वो ग्रीन कलर देखने को मिलता है। आप येलो कलर और रेड कलर को कंबाइन करोगे, ऑरेंज कलर देखने को मिलता है। ये क्या सेकेंडरी कलर, प्राइमरी में कौन से, रेड, येलो और ब्लू, सेकेंडरी में पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज आ गया। फिर हमारे पास क्या होता है, टर्शियरी। इन कलर्स को कॉम्बिनेशन में जाओगे ना, और कलर आपको मिलते जाते हैं। वो हमारे पास टर्शियरी, जो कि 6 टर्शियरी कलर आपको देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ पूरा फिनोमेना आपके सामने आ रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए जी, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उससे पहले एक स्फेरिकल मिरर हमने ले लिया, मान के चलो ये पूरा मिरर स्फेरिकल, हमने इसका क्या करा, सिर्फ इतना इतना पोर्शन लिया, ये वाला पोर्शन लिया, वो ये पोर्शन मेरे सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। अब मेरे पास क्या है, जो मैंने कनकेव मिरर मान के चलो लिया ये वाला, ठीक है। इसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोल बोलते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास ये मिरर, इतना पोर्शन मिरर का है, इसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पी फॉर पोल बोलते हैं। हम उसको वही पोल के बारे में बताया गया। उसके बाद क्या है, एक हमारे पास होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं, मान के चलो कोई लाइट की रे आ रही है, ये लाइट की रे आई यहाँ पे टकरा के तो यहाँ चलेगी, लाइट की रे ऐसे टकरा के यहाँ पे चलेगी। ये जिस पॉइंट पे टकराने के बाद मिलती है ना लाइट की रेज, इसको हम क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पे वो मिलती है, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। वही प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल पॉइंट इसे कहा जाता है। ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि पोल क्या होता है, इसमें फोकस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। अब इस पोल से लेकर, ये जो पोल मैंने आपको बताया, इस पोल से लेकर ये जो फोकस तक का डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। वही फोकल लेंथ के बारे में आपको बताया है। उसके बाद आपको कहा गया अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना पूरा, ये जो पूरा पोर्शन का डायमीटर आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं अपर्चर। यहाँ पे अपर्चर कौन सा, ये हमारे पास अपर्चर आ चुका है, उसके बारे में बताया गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सी आपको देखने को मिल रहा है।
अगर आप इस स्फेरिकल मिरर को पूरा उठा लो तो इसका सेंटर हो जाएगा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही बताया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक चले जाओ जो पूरा डिस्टेंस आता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सेस कौन सा है, जो लाइन पोल और फोकस से पास करते बिल्कुल सीधी जा रही है, इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, बड़े जरूरी आपके लिए बन जाते हैं। उसके बाद अब जो कनकेव मिरर से इमेज बनती है वो कैसी बनती है, देखो याद रखिए कनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल बनती है और इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनती है हमेशा। देखो यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करूंगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसे है, लेकिन जब इमेज बनी तो एरो नीचे की तरफ आ गया, एरो नीचे की तरफ, एरो नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है हमारे पास, जब भी इमेज बनती है वो इमेज हमारे पास कैसी बनती है, इमेज हमेशा रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। बस एक ही केस ऐसा है जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन जाती है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कनकेव मिरर के केस में रियल इन्वर्टेड बनती है और वर्चुअल इरेक्ट भी बनती है, लेकिन एक ही केस है जहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमारे पास बनती है। देखो अगर मान के चलो ये P मतलब प्रिंसिपल, F मतलब फोकस, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब कुछ आपको समझ आ गया था। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, कहीं दूरी पर है, जो हमारी इमेज बनेगी हमेशा कहाँ बनेगी, हमेशा इमेज फोकस पर बनेगी। ये पॉइंट समझते जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको तरीका बताऊंगा, आपको तरीका बताऊंगा याद करने का। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। जब इमेज ऑब्जेक्ट हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे की तरफ आपको देखने को मिले, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर आ चुका है, अब इन्फिनिटी में नहीं है, थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास मान के चलो वहां पर आ चुका है। अब इमेज जो बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है, वही देखने को कहा गया है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में होता है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में सी पॉइंट में ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, जो इमेज बनती है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बन रही है। ये भी आपको समझ आ गया। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया, है ना, तब हमारे पास जो इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ जा रही है। जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में आ जाएगा, वो इमेज यहाँ पर है नहीं, बट जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में बन जाएगा तो इमेज हमारी मिरर के पीछे चली जाएगी। समझिए कंसेप्ट के कैसे याद रखना है। देखो आप ऐसे समझिए कि आप क्या कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं इन्फिनिटी पर है, उस ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटी से कहां पे ला रहे हो, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटी से मिरर के पास लाते जा रहे हो। आप पहले इन्फिनिटी पे लेकर आए, फिर कर्वेचर के थोड़े से पीछे लेकर आ गए, फिर कर्वेचर पे लेकर आ गए, फिर कर्वेचर और फोकस के बीच में लेकर आ गए हो, फिर फोकस पे लेकर आ गए हो, फिर फोकस और पोल के बीच में ला रहे हो। मतलब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से मिरर के पास पास लाते जा रहे हो, ठीक है। लेकिन वो तो पोजीशन आपको समझेगी कैसे कैसे आप पहुंच रहे हो, लेकिन जो इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है, इमेज पहले कहां बन रही है, देखो पहले इमेज फोकस पे बन रही है, पहले इमेज फोकस पे बन गई, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ रही है। देखो बन रहा है ना, पहले फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जा रही है, फिर इन्फिनिटी पे जा रही है। मतलब जब ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज ऐसे जा रही है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जैसे जब आगे बढ़ते जा रहे हो, इमेज पहले बिल्कुल पॉइंट साइज की बिल्कुल छोटी बनती है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। मतलब पहले पॉइंट साइज था, फिर छोटी, मतलब धीरे धीरे इमेज जो बड़ी होती जा रही है। ऐसे भी आपको देखने को, जैसे जो ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा इमेज बड़ी 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 बनती जाएगी, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैक्सिमम केसेस में रियल इन्वर्टेड है, एक ही केस में वर्चुअल डायरेक्ट है, ये भी देख लेना। कन्वेक्स मिरर के दो ही केस हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो इमेज हमारी जो है फोकस और पोल के बीच में बन जाती है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो इमेज मिरर के बिहाइंड और फोकस में बन जाती है। इस केस में अगर आप देखोगे दोनों ही केस में इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और डायरेक्ट बन रही है। यहाँ पर कहीं भी रियल और इन्वर्टेड आपको देखने को नहीं मिल रहा। कन्वेक्स मिरर की जो इमेज है वो वर्चुअल और डायरेक्ट है। ये भी एक रीजन है कि जब गाड़ी में रियर व्यू मिरर लेते हैं ना, वो कन्वेक्स मिरर लेते हैं ताकि इमेज में एग्जैक्ट वर्चुअली देखने को मिले। बाकी आपको मिरर फॉर्मूला होता है 1/f फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। f फोकल लेंथ है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v अपॉन u। माइनस का मतलब है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारे पास बनती है। ये भी कुछ पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, सिर्फ डेफिनेट न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा। तो लाइट चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कवर करवा लिए। उम्मीद करता हूं आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। तो बाकी थैंक यू, जय हिंद।